आदाब नाजरीन, खबर दोपहर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। बात करेंगे रशिया और यूक्रेन की। यूक्रेन पर रूसी हमले की शिद्दत में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है और ये बड़े इंसानी बहरान की सूरत इख्तियार करता जा रहा है। हलाकत और तबाहकारी की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। चर्निहिव में रूसी हमले में 22 अफराद की हलाकत हुई है, जबकि ज़ैपोरिज़िया में यूरोप के सबसे बड़े जौहरी पावर प्लांट में लगी आग बुझा दी गई है। प्लांट से उठते धुएं ने आलमी बरादरी को तशवीश में मुब्तला कर दिया था। यूक्रेन के वजीर खारजा ने रूसियों से हमलाबंदी करने की अपील की है। उन्होंने अपील बार बार दोहराई है कि हमला जो है वो बंद कर दिया जाए। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बात की। दोनों लीडरों से प्लांट पर फौजी कार्रवाइयों को बंद करने की अपील की गई है। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच बेलारूस में दूसरे दौर की बातचीत हुई। दोनों ने शहरियों के बहिफाजत इनखला के लिए राहदारी बनाने पर इत्तेफाक किया। इस वक्त हमारे साथ आलमी अमूर के माहिर प्रोफेसर मोहम्मद खालिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका न्यूज़ 18 उर्दू में। प्रोफेसर खालिद, ये बता दें कि अब जो सूरत हाल बने हुए हैं यूक्रेन में, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला होता है। हालांकि अब सिचुएशन कंट्रोल में बताई जाती है, लेकिन आप इस सिचुएशन को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये वर्स्ट फेज में आ चुका है? देखो, ऐसा है कि जब से ये जंग शुरू हुई है 8-9 दिन हो गए हैं। जिस तरह से रूस चाहता था कि इस जंग को जल्दी से खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा लगता है कि ये जंग जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। जी। और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, शहरी आबादी के ऊपर, स्कूलों के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि हमले हो रहे हैं मिसाइलों के। और आम आदमी जो है, आम जो शहरी है, उसकी काफी बुरी हालत है। खासतौर पर जब खाने पीने की चीजें कम हो जाएं, ट्रांसपोर्ट कम हो जाए, आपको तेल ना मिले, ये सब चीजें जो हैं, उससे हालात तो दिन ब दिन वहां पर बदतर होते जा रहे हैं। जी। ये जो मसला है कि वहां पर जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, अगर उनसे रेडिएशन का रिसाव होता है जी। तो ये सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं, बल्कि रूस के लिए, बेलारस के लिए, पोलैंड के लिए, स्लोवेकिया और जितने भी छोटे कंट्रीज इर्द गिर्द हैं ईस्टर्न यूरोप के, उन सब के लिए बड़ा खतरनाक होगा। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले चेर्नोबिल, जो बहुत बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है जो कि यूक्रेन के अंदर है, बाद में उसको बंद कर दिया गया था, उसमें से रेडिएशन का रिसाव हुआ था और उससे बहुत नुकसान हुआ था। और इस बार भी उन्होंने कहा है कि उस प्लांट में से जब से ये अटैक शुरू हुए हैं, वहां से भी वह रेडिएशन हो रही है। अगर ये सिचुएशन आती है तो ये आलमी बरादरी के लिए नहीं, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। जी। और फिर किसी के बस में नहीं रहेगा ये, ना रूस के बस में, ना यूक्रेन के बस में, ना किसी और देश के बस में कि इसको कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल, और ये बहुत ही बड़ी तबाही होगी। प्रोफेसर खालिद, ये बता दें कि रशिया को भी पता है कि वो कितने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। ऐसे में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करना, क्या ये टैक्टिक है कि वो सिर्फ अपना जो है अपर हैंड दिखाना चाह रहे हैं, या ये दिखाना चाह रहे हैं कि किस लेवल की तबाही वो कर सकते हैं? देखो, पिछले एक हफ्ते में 3 बार रूस की जो लीडरशिप है, खासतौर पर वहां के जो वजीर खारजा हैं, उन्होंने ये बात कह दी है क्लियरली कि अगली अगर जंग थर्ड वर्ल्ड वार होगी, वो न्यूक्लियर वॉर होगी। और न्यूक्लियर वॉर कहना बड़ा आसान है, लेकिन जिस तरह से न्यूक्लियर रेडिएशन और फिशन और फिजन का जो प्रोसेस है, जिस तरह से ये निकलता है, वो बहुत ही खतरनाक है। उसकी हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। तो रूस जो है वो बार बार ये बात कह रहा है। अमेरिका हालांकि ये सोच रहा है कि शायद ये रेटरिक है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये सबके लिए बहुत खतरनाक होगा। दूसरी बात ये है कि
जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वो बिल्कुल क्योंकि ये सारा इलाका जो है सोवियत यूनियन का ही पार्ट था, और सोवियत यूनियन ने कोल्ड वार के दिनों में जब सर्द जंग चल रही थी अमेरिका और रूस के बीच 1900 तकरीबन 50 से लेकर के 89-90 तक जी। इस सर्द जंग में उन्होंने डिफरेंट जगह पर न्यूक्लियर प्लांट लगाए थे। जो वो एरियाज जैसे कि पोलैंड है, पोलैंड में भी उन्होंने अपने न्यूक्लियर जो है बम वगैरह रखे हुए थे। इसी तरह से इसमें भी यूक्रेन में भी। तो रशिया को ये चीज पता है कि उनके बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है कई तो एरियाज, अगर वहां पर इस तरह से की कोई खतरनाक चीज अंजाम को आती है तो वो उसके लिए भी उतना ही खतरनाक होगा। दूसरी बात यह है कि क्या वो अनजाने में कर रहे हैं या जानबूझ के कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जंग होती है, उसमें एक भी मिसाइल अपने निशाने से हट करके किसी गलत जगह लग जाए, उसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है। और मुझे लगता है कि ऐसी ही सिचुएशन ये भी है, क्योंकि जंग में जब बम चलते हैं, मिसाइलें चलती हैं, तो सारी मिसाइलें तो अपने निशाने पे नहीं जाती जी। इस तरह का अगर एक भी निशाना जो है किसी न्यूक्लियर प्लांट पे लग गया और न्यूक्लियर प्लांट तबाह हो गया, वहां पर वो सिचुएशन हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, इतनी खतरनाक सिचुएशन पैदा हो जाएगी। उस वक्त लोग जंग को भूल जाएंगे, अपने आप को बचाने के लिए उस इलाके के या उस रीजन के लोग जो है वो जुट जाएंगे। बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त साइंटिस्ट गौहर रजा जी भी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका रजा जी न्यूज़ 18 उर्दू में। जब आपने ये खबर सुनी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया गया है, एक नहीं 6 रिएक्टर्स है, आपके इनिशियल थॉट्स क्या थे सर? सर आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे कि अगर टेक्निकल एरर है वहां पर फिर से राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे। जी तो मेरी जो इनिशियल थॉट्स थी वो कांप जाने की थी, क्योंकि साइंटिस्ट की हैसियत से मुझे ये मालूम है कि खतरा कितना बड़ा है जी। एक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो है, बॉम्ब ना भी हो, सिर्फ पावर रिएक्टर हो, वो एक सिटिंग बॉम्ब की तरह से होता है अगर उसको ठीक से हैंडल ना किया जाए। अगर उसके हैंडल करने में, उसको चलाने में ही गलतियां हो जाएं, तब भी वो एक बॉम्ब की हैसियत रखता है। लेकिन जंग के जमाने में, जैसा अभी मेरे साथी ने कहा कि जंग के जमाने में तो ये खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, और इसीलिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल और जंग के दौरान खास तौर से उसकी सुरक्षा, उसकी हिफाजत बहुत जरूरी हो जाती है जी। और सबसे पहली बात तो यह है कि जंग अपने अंदर एक तहजीब याफ्ता समाज में, एक तहजीब याफ्ता इंसानियत में उसकी कोई जगह नहीं है। ये गैर तहजीब याफ्ता जो समाज थे उनकी हमको देन है, और गैर तहजीब याफ्ता लोग ही जंग के साथ खड़े हो सकते हैं। जंग के खिलाफ हमें खड़ा होना जरूरी है, लेकिन इसका खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है अगर न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया जा रहा हो। बम के खिलाफ तो हम सबको होना ही चाहिए जी। लेकिन न्यूक्लियर पावर का भी खतरा अपने अंदर इतना बढ़ जाता है कि वो जिन लोगों की खिदमत के लिए बनाई जाती है, और कहा जाता है कि ये हम न्यूक्लियर पावर स्टेशन अपने अवाम की खिदमत के लिए बना रहे हैं, वो उन अवाम के लिए ही नहीं, मुल्क के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खतरा बन जाते हैं। यहाँ 7 रिएक्टर्स हैं जो लगे हुए हैं, इनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, और इसलिए इनकी जो हैसियत है तबाही मचाने की वो भी बहुत ज्यादा है जी। तो इसलिए उनके ऊपर अटैक होने से पूरी इंसानियत को कांप जाना चाहिए। जंग के खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो फॉल आउट होगा, जो इसका नतीजा होगा, वो बड़ा भयानक होगा। और ज्यादातर जो न्यूज में हमें देखने को मिल रहा है जी। वो यही मिल रहा है कि पूरे यूरोप के ऊपर असर होगा अगर यहाँ मेल्ट डाउन हो जाता है। मेल्ट डाउन एक कंडीशन है जहां
दो तो बड़े इंसिडेंट हो ही चुके हैं दुनिया में, एक अमेरिका में और एक सोवियत रशिया में। लेकिन उसके बाद हमने ये भी देखा कि मेल्टडाउन की कंडीशन पहुंचते पहुंचते बस रह गई थी जापान के अंदर। जी। तो हमें जंग के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, इसलिए कि हम पूरी इंसानियत को बचाने की इस वक्त बात कर रहे हैं। ये खतरा सिर्फ रूस के लिए या यूक्रेन के लिए या यूरोप के लिए नहीं। जी। अगर ये पूरा रिएक्टर मेल्टडाउन की सिचुएशन में चला जाता है और जंग के दौरान बड़ी कैजुअलिटी खबरें होती जो हम तक पहुंचती हैं, जी। वो खबरें जो हैं वो क्या हैं, सही हैं नहीं हैं, क्लेम हो रहे हैं कि इस आग के ऊपर काबू पा लिया गया है, ये कहा जा रहा है कि आग लगी थी वहां पर और उस पे काबू पाया गया है, एक रिएक्टर काम कर रहा है, बाकी 6 रिएक्टर्स काम अब नहीं कर रहे हैं, तो उनके क्या हालात हैं नहीं मालूम। ये बातें बाद में निकल के आएंगी, लेकिन खतरा बहुत बड़ा है इस वक्त, अभी का खतरा बहुत बड़ा है और सारी दुनिया को इसमें लग जाना चाहिए कि जंग फौरन वहां रोकी जाए, क्योंकि अब जंग जो है वो सरहदों में नहीं रहती है, जी, मुल्कों की सरहदों से बाहर निकल जाती है। अब जंग सिर्फ एक नस्ल की जंग नहीं होती है, वो नस्लों की सरहदों से भी बाहर निकल जाती है। अब जंग एक वक्त की जंग नहीं होती है। अगर ये न्यूक्लियर रिएक्टर मेल्टडाउन की कंडीशन में पहुंच गए तो फिर अगली सदियों तक वहां पर जिंदगी को खतरा लाहक रहेगा। पूरी दुनिया में तो हो ही जाएगा, लेकिन वहां सबसे ज्यादा खतरा लाहक रहेगा और इससे खुद रूस या और आसपास के कंट्रीज नहीं बच पाएंगे। इसलिए जंग फौरन रुकनी चाहिए और फौरन बातचीत शुरू होनी चाहिए। मसले हमेशा रहेंगे मुल्कों के बीच में, लेकिन उन मसलों का हल बातचीत से हमेशा निकाला जा सकता है। जंग रजा फौरन जी, रुकनी। ये बता दें कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, ये किस तरह से डिज़ाइन किए होते हैं? क्या इस तरह की वोलेटाइल सिचुएशन में ये रह सकते हैं? क्या ऐसा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन हुआ होता है कि ऐसी सिचुएशन में भी ये सही से वहाँ पर रह सकें और उसका असर, जो सिचुएशन उसके आसपास चल रही है, उसका असर न हो? अभी तक ये कहा जा रहा है कि वहां पर कंटामिनेशन डिटेक्ट नहीं किया गया है, रेडिएशन डिटेक्ट नहीं किया गया है बाहर। जी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि खबरों पे भरोसा करना जंग के दौरान बड़ा मुश्किल काम होता है। जी। वहां क्या हुआ और क्या नहीं हुआ इसका आंकलन, इसके अंदाजा हम बाद में ही लगा पाएंगे, पर अभी खतरनाक सिचुएशन बनी हुई है। जी। ये कहने के बाद आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूं मैं कि बेसिक डिजाइन जो बनाया गया था शुरुआत में एक न्यूक्लियर रिएक्टर का, उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। जी। न्यूक्लियर रिएक्टर 100% सेफ होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई भी मशीन 100% सेफ नहीं हो सकती है। वो उसकी सेफ्टी फैक्टर्स बढ़ाए जा सकते हैं, पर 100% वो महफूज होगा इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है, कभी भी नहीं कहा जा सकता है। कम से कम कोई साइंटिस्ट ये बात नहीं कहेगा कि ये 100% सेफ है। यहां पर कहा यह जा रहा है कि सेफ्टी फैक्टर्स लिए गए हैं और कंटेमिनेशन बाहर ना आने के लिए थिक वॉल्स बनी हुई हैं और उनको महफूज बनाने के लिए जो कुछ किया जा सकता था वो किया गया है। और कंट्रोल सिस्टम को भी बहुत संभाल के बनाया गया है, जो इन रिएक्टर्स के बारे में अब तक जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 100% महफूज रिएक्टर कोई भी नहीं हो सकता है, और खास तौर से जंग के दौरान अगर कंटामिनेशन होता है, अगर वहां पर हमारा मिसाइल अटैक होता है या वैसे भी घबराहट में भी कुछ गड़बड़ बात हो जाती है, खुद कंट्रोल सिस्टम के अंदर कुछ घबराहट में गड़बड़ हो जाता है, तो वो बहुत अनसेफ होगा। और अगर इतने बड़े रिएक्टर्स जो हजारों मेगाटन बिजली पैदा कर रहे हो, अगर इतने बड़े रिएक्टर हैं, तो वो शायद जैसा कहा जा रहा है उसके हिसाब से पूरे यूरोप को रेडिएशन से गैर महफूज बना सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि ये जो बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिरे थे उसके मुकाबले में हजारों गुना बड़े बॉम्ब की तरह से इसको देखना चाहिए हमको।
जी बिल्कुल। तो ये और बहुत ही ये अनइमेजिनेबल सिचुएशन है और बहुत ही स्केरी सिचुएशन है। प्रोफेसर खालिद, ये बताएं कि क्या रशिया अब जो है अपना पाथ खो चुका है? क्या इस जंग पर वो अपना कंट्रोल जो है खो चुका है? हालांकि कल जो है पुतिन का जो बयान था उसमें उन्होंने कहा था कि उनका मिलिट्री ऑपरेशन एज पर प्लान जा रहा है, लेकिन क्या वाकई एज पर प्लान ही जा रहा है या अब उनका भी आपा जो है इस पूरे वायलेंस पर जी जी जी। खो चुका है? इसमें ना, इसमें दो चीजें हैं। एक तो कुछ ऐसे प्लान्स कागज पर बने हुए उनके सामने आए हैं यूक्रेनियन अथॉरिटीज के, जहां पर उन्होंने अपना प्लान बताया हुआ था कि किस तरह से हमने जंग को आगे बढ़ाना है, क्योंकि जिस वक्त यूक्रेन के ऊपर हमला करने की प्लानिंग हो रही होगी, कुदरती बात है कि रशिया की जो मिलिट्री लीडरशिप है उन्होंने हर एस्पेक्ट उसका देखा होगा कि जब जंग होगी तो क्या क्या सिचुएशन नई बन सकती है, उभर सकती है। तो जी उसमें ये भी है कि न्यूक्लियर रिएक्टर भी होंगे, उसमें पॉपुलेशन भी होगी, ह्यूमन पॉपुलेशन भी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, मिलिट्री भी सामने होगी, वेस्टर्न कंट्रीज जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं वो भी सारा कुछ उन्होंने देखा होगा। अब सवाल यह है कि उसके मुताबिक, प्लान के मुताबिक जंग चल रही है या नहीं चल रही। जैसे मैंने पहले भी बताया कि रशिया की जो मिलिट्री लीडरशिप थी या व्लादिमीर पुतिन, वो समझते थे कि शायद ये कोई खास बात नहीं है, उनके लिए एक रोल ओवर होगा, यानी कि उनकी फौज जस्ट जाएगी, कब्जा करेगी, वहां पर अपनी लीडरशिप, अपने पसंद की लीडरशिप जो है उसको वहां पर बिठाएगी और वो लीडरशिप ऐलान करेगी कि हम कभी भी नेटो का पार्ट नहीं बनेंगे, यूक्रेन जो है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जी जिस तरह की रेजिस्टेंस वहां पर आ रही है, खासतौर पर अब देखो 9वां दिन हो गया जंग को, उसके बावजूद जो है एक दो शहर उन्होंने कैप्चर किए हैं, खासतौर पर जो ब्लैक सी के ऊपर बंदरगाहें हैं। बाकी जो बड़े शहर हैं वो भी रेजिस्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता, दूसरी चीज जो है, जो तकरीबन 1.5 घंटा बातचीत हुई है जी फ्रांस के सदर की रूस के सदर के साथ, जी एक लंबी चौड़ी बातचीत हुई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि व्लादिमीर पुतिन विजित हैं, कि वो अपना जो पॉलिटिकल मकसद लेकर के निकले हैं इस जंग के लिए, उसको पूरा करके ही दम लेंगे। जी अब ऐसी सिचुएशन में मैं आपको बताता हूं कि एक तो फौजें लड़ती हैं, वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से लोगों के अंदर हथियार बांटे जा रहे हैं जी और वो हथियार हर ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज से आ रहे हैं, क्योंकि जो ईस्ट यूरोप के कंट्रीज हैं, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया, ये जो है अपने पोलैंड, स्लोवेकिया, इन सबको पता है कि अगर रूस जो है वो यहाँ पर यूक्रेन में अपना पूरा कब्जा जमा लेता है तो उसके बाद उनकी बारी आ सकती है। उनको इस चीज का बड़ी अच्छे तरह से अंदाजा है, क्योंकि वो भी सारे पहले ही नेटो का पार्ट बन चुके हैं। और यूक्रेन की लड़ाई यही है कि यूक्रेन नेटो का पार्ट बनना चाहता है और रूस को लगता है कि ये हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, उससे रोकना चाहता है। अगर आज भी क़यादत उसकी यूक्रेन की वादा कर ले कि हम नेटो का पार्ट नहीं बनेंगे, यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं बनेगा, जंग आज ही खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके लिए वो तैयार नहीं है। वो कहते हैं ये हमारी इंडिपेंडेंट है, हमारी सॉवरेंटी है, हम उसके मुताबिक अपने फैसले लेंगे। तो जी ऐसी सिचुएशन में जंग जो है वो लंबी खिंच सकती है, और अगर लोगों की शमूलियत उसमें हो जाती है, जी आम लोग जो हैं, आम शहरी जो हैं, वो अपोजिशन करने लग जाते हैं, तो ये एक तरह की गुरिल्ला वार होगी। जो सोवियत फोर्स, रशिया की फोर्सेस हैं, उनके सामने कुछ मुश्किलें भी आ रही हैं, जैसे कि सप्लाई लाइंस की मुश्किलें हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक्स की मुश्किलें हैं, क्योंकि दूसरे देश में जाकर के जंग लड़ना आसान नहीं होता। वहां पर आपको रास्ते, गलियां, मोहल्ले, उन्होंने यहाँ तक के साइन बोर्ड चेंज कर दिए हैं अलग अलग सड़कों के, ताकि उनको गलत रास्ते पर डाला जा सके रशिया की फोर्सेस को। ये सब चीजें वहां पर इंटरनल लेवल पे चल रही हैं। तो ये जंग जो है इतनी, खास तौर पर जब अमेरिका और जो यूरोप के दूसरे देश हैं वो पूरी तरह से पीछे आकर के खड़े हुए हैं, फाइनेंशियली भी और मिलिटरीली भी, जी और दूसरे वो सोवियत रशिया की इकोनॉमी को क्रिपल करने
के लिए पूरा वजिद हैं। जी ऐसी सिचुएशन में ये जंग जो है किसी भी तरफ जा सकती है, इतना बिल्कुल इजी जो है इसकी सेटलमेंट नहीं होगी। बिल्कुल। रजा जी ये बता दें कि जब हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करते हैं तो एक से नहीं एक से ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पावर स्टेशंस है यूक्रेन में। ऐसे में जब हम तबाही की बात करते हैं तो हम किस लेवल की तबाही की बात करते हैं कि कितने मीटर तक जो है इसका असर होगा? और क्योंकि रशिया नेबरिंग ममालिक है, कोई दूर नहीं है, उस पर भी साफ जाहिर बात है कि असर होगा, लेकिन हम किस लेवल की, कितने मीटर तक की उसकी इमीडिएट तबाही की बात कर रहे हैं? आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया और इसके ऊपर साइंटिस्ट ने जो स्टडीज की हैं और जो सिनेरियो पेंट किए हैं जी वो बड़े भयानक हैं। और जाहिर है कि अभी तक सिवाय अमेरिका के किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन यहाँ खतरा और भी बढ़ जाता है क्योंकि रूस के कुछ जिम्मेदार लोगों ने बहुत ही गैर जिम्मेदारी से ये धमकी तो दी ही है कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो न्यूक्लियर वॉर होगी। इस तरह के जो स्टेटमेंट है वो वहां से हमको सुनने को मिल रहे हैं। तो ये बहुत गैर महज़िब और गैर इंसानियत के स्टेटमेंट हैं। ऐसे स्टेटमेंट्स आने ही नहीं चाहिए। मैं ये समझता हूं कि ये धमकियां ना देने वाले भी बहुत सारे मुल्क हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा हुआ है जी कि अगर एक बार सोवियत यूनियन के जमाने में ये बातें बहुत हो चुकी हैं कि अगर एक बार किसी मुल्क ने बॉम्ब चलाया तो फिर हम भी चलाएंगे। तो अगर यहाँ पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जो हमारे बिजली पैदा करने के लिए बनाए गए रिएक्टर्स हैं, जी वो बम की तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसका खतरा जो सिनेरियो साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने दुनिया को दिए हैं वो बड़े भयानक हैं। जी क्योंकि अगर एक बार बॉम्ब फटता है और ये रिएक्टर बॉम्ब का काम करता है तो फिर एक लिमिटेड एरिया में तो जाहिर है कि न्यूक्लियर विंटर की शुरुआत हो सकती है। अगर एक 5 या 10 मेगाटन का बॉम्ब फाड़ दिया जाए, मेगाटन TNT का बॉम्ब फाड़ दिया जाए, तो सिर्फ वहीं नुकसान नहीं पहुंचेगा। एक तो रेडिएशन है जिसका फौरी इफेक्ट ये होगा कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर आग लगेगी, लोग जल जाएंगे, इमारतें खत्म हो जाएंगी, वहां पर जिंदगी खत्म हो जाएगी उस एरिया के अंदर, जो हमने चर्नोबिल के जमाने में भी या 3 माइल आइलैंड के जमाने में भी देखा है कि ऐसा हुआ है कि कंटामिनेशन हो जाए। लेकिन रेडिएशन से आगे बढ़ करके, थर्मल शॉक से आगे बढ़ करके जो डेबरी है, जो कूड़ा ऊपर जाएगा और वो रेडियो एक्टिव कूड़ा होगा, वो बहुत दूर तक फैलेगा। जो मशरूम क्लाउड हमको पढ़ाया जाता है किताबों में भी, और हमें उसकी तस्वीरें मालूम है हिरोशिमा नागासाकी के जमाने में, या जो बाद में एक्सपेरिमेंट्स किए गए उनसे जो तस्वीरें हमें हासिल होती हैं, वो ये बताती हैं कि ये कूड़ा ऊपर जाकर के एक मशरूम क्लाउड की तरह से ऊपर उठता है बहुत तेजी के साथ, और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और ये कंटामिनेटेड होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है। और जब ये बैठना शुरू करता है, ये धूल और डेबरी बैठना शुरू करती है, तो ये पानी को, जमीन को, उन इलाकों में जहां कोई जंग नहीं चल रही है, उन इलाकों में भी रेडियो एक्टिविटी पहुंचाता है। और ये बहुत जमाने तक इसका एक हिस्सा आसमान में बादल की तरह से छाया रह सकता है, जिसकी वजह से साहब, जैसे कि हमने देखा है कि किस तरह से जेनरेशंस को इसका जो खमियाजा है वो भुगतना पड़ता है। रजा साहब ये बता दें कि अगर जो टेम्परेचर रेज हो जाए न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ऐसे में रेडिएशंस बढ़ने का खतरा हो, तो जो इमरजेंसी सर्विसेज है उनको क्या करना चाहिए इमीडिएट उस वक्त में कि कूलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाए, कूलिंग उस रिएक्टर का हम किसी तरह से कंट्रोल कर पाए? पहली बात तो मैं फिर से रिपीट करूंगा कि इस वक्त जरूरत है रूस को जिम्मेदारी से रोकने की, पूरी दुनिया को इसकी कोशिश करने की, कि बजाय ब्लेम गेम के, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने के, अभी फौरन जंग को रोकने की कोशिश की जाए। रूस के अंदर मैं उन सारी लोगों को मुबारकबाद देता हूं जो जंग के खिलाफ रूस में
खड़े हुए, ये बहुत हिम्मत की बात है सैकड़ों। पहला काम तो ये है कि हर जगह दुनिया में मुजाहिरे होने चाहिए, हमें उठना चाहिए एज इंडिविजुअल और कहना चाहिए कि जंग किसी भी सूरत में हमें मंजूर नहीं है, पहली बात। जी। फिर टेक्निकली जो आप सवाल पूछ रही हैं वो भी बहुत वैलिड सवाल है। मेरे ख्याल में न्यूक्लियर रिएक्टर्स को सेफ कंडीशन में बंद कर देना चाहिए अभी, और जब तक जंग चल रही है तब तक उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये मेरा सजेशन होगा। क्योंकि कंट्रोल सिस्टम में इमरजेंसी के लिए सेफ्टी बिल्डअप जो की जाती है उसमें कई तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका यह है कि उसको फौरी तौर के ऊपर नीचे की तरफ ले जाया जाए, जहां कंटामिनेशन ना हो, रोक दिया जाए न्यूक्लियर रिएक्शन को पूरी तरह से। बिल्कुल, न्यूक्लियर रिएक्टर्स को पूरी तरह से रोकना चाहिए। माफ कीजिएगा रजा साहब, आपकी बात काटनी पड़ रही है, वक्त की कमी है। रजा साहब, खालिद साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सब भी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।